नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी खौफनाक कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को भी मेरी राम राम। इस बार भी कहानी लेट लाने के लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, और माफ़ी के साथ चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की अपनी कहानी को। और हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आप जानते ही हैं कि मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के नाम लेता हूं जिनके कमेंट्स मुझे पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो उनके नाम हैं मोहम्मद अजमत दरियागंज दिल्ली से, निव्यानी नंदा मेरठ से, प्रियांशु भाई बिहार पटना से, हिमांशु यादव हलवाई चौराहा से, रूबी यूरोप से, सनी नवन शहर पंजाब से, ललित गुप्ता कानपुर से, हर्षिता चौहान अलीगढ़ यूपी से, प्रशांत राजपूत वाराणसी से, विजय लक्ष्मी दिल्ली से और रोशन यादव दिल्ली से। तो ये थे हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स इस बार सबसे ज़्यादा पसंद आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट्स मुझे और लोगों के भी पसंद आए, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से सिर्फ कुछ लोगों के नाम ही स्टोरी में लिए जा सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके नाम अगली स्टोरी में बोले जाएं, तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे कि मुझे और आप सबको भी पता चलता रहे कि हमारी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए अब समय को बिल्कुल ना गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी हमें भेजी है विराट भाई ने अहमदाबाद गुजरात से। अब थंबनेल देखकर तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कहानी किस तरफ जाने वाली है, लेकिन कहानी दरअसल बिल्कुल वैसी है नहीं जैसी दिख रही है आप सभी को। अब इस बात को जानने का तरीका तो यह है कि कहानी आराम से शांति से पूरी सुनी जाए। तो अब शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल शुरू से। कहानी है एक राजेश नाम के मैथ्स के टीचर के बारे में। मैथ्स यानी कि गणित के टीचर। अब मैथ्स का नाम सुनते ही हम सब के दिमाग में ये आ जाता है, अरे बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग मैथ्स सब्जेक्ट से और मैथ्स के टीचर से बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। और अगर ऊपर से राजेश जैसा टीचर हो जो कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो, तो फिर क्या ही कहने हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। राजेश एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। एक पैर में उनकी थोड़ी सी खराबी है, जिसकी वजह से वो एक पैर को थोड़ा थोड़ा रगड़ कर चलते हैं। अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर, एज लगभग 40 साल के आसपास, और आज तक कभी भी स्कूल में इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया है। आज तक इनका रिजल्ट हमेशा टॉप रहा है पूरे स्कूल में। कम एज होने के बावजूद भी इनका जो मान सम्मान है वो एकदम अलग ही लेवल का है। कहानी है एक बहुत ही बड़े स्कूल के बारे में, जहां सिर्फ रईसों के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। अब स्टार टीचर होने की वजह से राजेश को सिर्फ 10th, 11th और 12th क्लास में ही मैथ्स पढ़ाने का जिम्मा दिया हुआ है प्रिंसिपल साहब ने। अब ये एज थोड़ी सी आप जानते हैं कि क्रांतिकारी एज होती है ये। बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं सिर्फ वो सही है, और हमसे बड़े या फिर हमारे शिक्षक जो भी सोचते हैं वो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से राजेश जैसा टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए उन्हें पनिशमेंट देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। मतलब अगर बच्चा प्यार से समझा तो ठीक, नहीं तो डंडे से तो समझेगा ही। और ऊपर से एक ऐसे टीचर जो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं जानते थे। मतलब जो पनिशमेंट लड़कों के लिए वही सेम पनिशमेंट लड़कियों के लिए भी। अब कहानी की असली शुरुआत होती है स्कूल के नए सेशन से। मतलब जो लोग 10th में थे वो 11th में प्रमोट हो गए, जो 11th में थे वो 12th में आ चुके हैं। तो इन्हें इस बार जिम्मा दिया गया 12th B क्लास की मैथ्स की क्लास लेने का, जिसमें कोई अभी तक और कोई टीचर पढ़ा रहे थे। और इस सेक्शन का रिजल्ट खराब होने की वजह से इस बार प्रिंसिपल साहब ने बोला
कि राजेश, इस बार तुम कुछ भी करके इस सेक्शन का रिजल्ट अच्छा लेकर आओ, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत बुरा हाल है इन बच्चों का। तो राजेश जैसा कि मेहनती टीचर थे, वो पहुंच जाते अपनी पहली क्लास लेने के लिए। अब पहली क्लास के दिन ही राजेश ने ये पहचान लिया कि इस क्लास में उत्पाती बच्चे कौन से हैं और पढ़ने वाले बच्चे कौन से। तो चलिए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ उन उत्पाती बच्चों से जिनकी ये कहानी है। अब आप जानते हैं कि जहाँ एक क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रुप इस क्लास में 4 लड़कियों और 2 लड़कों का है। निहायती बदतमीज़, पिताजी के पैसों पर घमंड करने वाले और किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते थे ये 6 लोग। और स्कूल की हर गलत एक्टिविटी में इनका ही हाथ होता था या फिर ये पकड़े जाते थे। चाहे स्कूल में टॉयलेट में बम फोड़ना, जूनियर्स को परेशान करना या फिर टीचर से भी बदतमीजी कर लेना, ये इनके लिए बिल्कुल आम बात थी। तो आप समझ रहे होंगे कि इन 6 लोगों का जो ग्रुप है, जिसमें से कि जो मेन कैरेक्टर है वो है नेहा नाम की लड़की, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। अब सोने पर सुहागा तो ये हो गया कि पहली क्लास वाले दिन ही इन 6 के 6 लोगों को पनिशमेंट मिल जाती है और इन्हें क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते हैं कि जब तक तुम लोग मेरे तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम हर क्लास के दौरान क्लासरूम के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे और वाइट बोर्ड की तरफ तुम्हारा मुंह रहेगा ताकि तुम देख भी सको कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अब इनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट होने वाली बात थी इस ग्रुप के 6 के 6 लोगों के लिए। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज इस टीचर का फर्स्ट टाइम था, अगली बार हम अपने तरीके से समझा देंगे कि हम कौन हैं, तो उसके बाद ये थोड़ा सा अपनी औकात में रहेगा टीचर। मतलब लेवल देख रहे हैं आप इनकी सोच का कि टीचर अपनी हद में रहेगा। तो अब जैसा कि इनकी नॉर्मल आदत है शैतानियाँ करने की और होमवर्क ना करने की और पढ़ाई बिल्कुल भी ना करने की, ये सिर्फ उतना पढ़ाई करा करते थे जितना सिर्फ ये पास हो जाएं। और ऊपर से मैथ्स के नाम पर तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ रट्टा मार के अब तक ये लोग पास होते आ रहे हैं। अब आती है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में जो काम करने के लिए कहा गया था, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह सर ने दिए थे, ये लोग कुछ भी नहीं करके लाते हैं, जैसा कि हमेशा होता ही था। तो इस बार भी राजेश सर इनको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं कि एक काम करो, फिर से तुम 6 के 6 हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ बाहर रूम के। अब इन लोगों का तो पहले से प्लान था कि सर को इस बार समझा देना है कि हम कौन हैं। तभी नेहा चिल्लाते हुए बोलती है, सर आप हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इतनी सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप हमें ऐसे बाहर खड़ा करते हैं, पता है हमारी कितनी इंसल्ट होती है। तो सर बोलते हैं कि बेटा अगर इतनी इंसल्ट होती है तो पढ़ाई कर लो, इंसल्ट होगी ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो नेहा बोलती है चाहे सर कोई भी बात है, कुछ भी है, हम बाहर नहीं जाएंगे और आपको पता भी है मेरे पापा कौन हैं। तो इस बात को सुनकर भाई राजेश जैसे टीचर जिनका ध्यान सिर्फ बच्चों की पढ़ाई है, मतलब उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि बच्चों का रिजल्ट कैसे अच्छा लाया जाए, उनका भविष्य अच्छा कैसे करा जाए। अब ऐसे टीचर के सामने कोई स्टूडेंट इस तरह की बात करेगा तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोला मैंने तुमसे कहा ना बाहर खड़े हो जाओ जाकर, और एक काम करना इस बार की पीटीएम में अपने पिताजी को बुला कर लाना, प्रिंसिपल साहब के रूम में मैं बात करूंगा उनसे। अब आज तक नेहा और बाकी इन लोगों से किसी भी टीचर ने इस तरीके से बात नहीं करी थी। अब चाहे वजह कुछ भी हो, भाई हो सकता है कि बाकी टीचर इनके फैमिली बैकग्राउंड से परिचित थे या फिर प्रभावित थे, आप कह सकते हो। अब आज इन बच्चों का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और ये लोग बाहर खड़े खड़े ही प्लान बना लेते हैं कि आज सर को बाहर देख लेंगे और बाहर समझाएंगे इनको कि सर अपनी हद में रहो, कि आपको पता नहीं है हम किस परिवार से आते हैं। अब स्कूल की छुट्टी के बाद ये 6 लोग और 2-4 लड़के और मिलकर सर को रोक लेते हैं उनकी बाइक के पास कि सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोला हाँ बोलो बच्चों क्या हो गया। क्योंकि इनका जो गुस्सा था स्टूडेंट्स पर सिर्फ जब तक था जब वो स्कूल में अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं,
लेकिन बाहर आते के साथ इनके लिए सब स्टूडेंट्स बराबर हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। बोला हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोला सर लग रहा है आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर हमें अगली बार आपने पनिशमेंट देने की कोशिश करी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये 6 लोग तो स्कूल के हैं और 4-5 लड़के जो हैं पता नहीं कहाँ से इनके दोस्त वगैरह बिल्कुल बदतमीजी करने की हद तक आ चुके हैं और बोल रहे हैं सर आप संभल जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। अब राजेश सर पर इस बात का कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था, उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे बिगड़े स्टूडेंट ठीक करे हैं, तो उन्हें धमका के भगा देते। बोला अभी कल तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवाता हूँ और जब बात करूँगा तुम क्या करोगे, चलो भागो भी यहाँ से। अब इसी तरीके से काफ़ी टाइम तक यही सब चलता रहता है और गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं जैसा कि हर साल पड़ती हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि 10th 11th और 12th क्लास के लिए ज़्यादातर बड़े स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करी जाती हैं, ख़ास तौर से मैथ्स और साइंस के लिए तो हमेशा ही। अब जैसा कि सबकी एक्स्ट्रा क्लास थी तो इस सेक्शन की भी एक्स्ट्रा क्लास होगी ही, और ऊपर से मैथ्स में इतनी कमज़ोर क्लास। तो एक दिन एक एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म होने के बाद नेहा 3 लड़कियों को लेकर प्रिंसिपल साहब के रूम में पहुंच जाती है राजेश सर की शिकायत करने के लिए रोते रोते। और वो बताती है कि राजेश सर ने डाउट क्लियर करने के बहाने मुझे अकेले रूम में बुलाया और मेरे साथ हरेसमेंट किया सर, बहुत गलत किया सर। और बाकी दोनों लड़कियां भी उसकी बात का समर्थन करती है कि हाँ ऐसा राजेश सर ने हमारे साथ भी किया है, वो तो हम शर्म के मारे सर बोल नहीं पा रहे थे। और ऊपर से ये लोग रिटर्न में कंप्लेंट दे देते हैं। अब प्रिंसिपल साहब वैसे तो इन बच्चों को जानते थे कि ये लोग कितना पानी में हैं, लेकिन देखिए हरेसमेंट का जो केस है उसमें तो हमेशा लड़की की ही सुनी जाती है, चाहे सही हो चाहे गलत। राजेश सर को बुलाया जाता है प्रिंसिपल रूम में और वहाँ ये लड़कियाँ रो रही थी खड़ी होकर। अब जैसा राजेश सर अपने स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं, बोला हाँ भाई कैसे खड़े हो, पढ़ोगे नहीं तो रोना ही पड़ेगा तुम्हें। जी सर आपने बुलाया मुझे। तो बोला राजेश सर आपके बारे में कंप्लेंट आई है, और वो रिटर्न कंप्लेंट दिखाते हैं राजेश सर को और पढ़ते पढ़ते उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उनके बारे में कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चों के बराबर समझा करते थे। और वो तुरंत नेहा और बाकी दोनों लड़कियों से बोलते हैं, बोला बेटा ये क्या लिख के दे रहे हो तुम, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ाना चाहता हूँ तो उसका ये मेरे को सिला दोगे तुम लोग, और चलो सर को सब सच सच बताओ और अपनी ये कंप्लेंट वापस लो। बेटा इस तरीके से नहीं चलता है, अगर तुम्हें मैं पढ़ने के लिए फोर्स कर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह की कंप्लेंट करोगे। तो जब ही नेहा बोलती है कि सर मैंने सर से पहले ही बोला था कि सर हमारे साथ ऐसा मत करो, और आज तो मैं जाकर अपने पापा को सब बता दूंगी और अब देखना आपके साथ क्या होगा। और वो रोते रोते दिखावा करते हुए क्लासरूम से बाहर आ जाती है। अब राजेश सर को तो पता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और प्रिंसिपल साहब को भी विश्वास नहीं हो रहा कि राजेश जैसा टीचर ऐसा कुछ कर सकता है। और ऊपर से जो बच्चे शिकायत लेकर आए हैं उनके बारे में तो स्कूल में सब जानते थे, लेकिन वो करे क्या, रिटर्न कंप्लेंट के आगे वो मजबूर थे। तो वो तुरंत ही नेहा और बाकी 2 लड़कियों के पेरेंट्स को कॉल लगाते हैं कि ऐसे ऐसे करके मैं आपके बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ और कुछ अर्जेंट मैटर की वजह से आप लोगों को मुझसे आज ही मिलना होगा। और जहां आज तक इन बच्चों को लेने के लिए उनके ड्राइवर्स या नौकर आया करते थे, आज उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं प्रिंसिपल रूम में। और बात होती है कि सर क्या हुआ, आपने हमें बुलाया। दरअसल सिर्फ बच्चों का ही नेचर खराब था, वो ही घमंडी थे। पेरेंट्स बिल्कुल एकदम शालीन और बढ़िया। जी सर आपने बुलाया हमें। तो प्रिंसिपल साहब वो कंप्लेंट लेटर दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा आपकी बेटियों ने ये कंप्लेंट की है। अब कोई भी माता पिता अगर ये सुने कि किसी टीचर ने उसके बच्चों के साथ हैरेसमेंट किया है, चाहे फिजिकल या मेंटल, तो आप जानते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाएंगे। और ऊपर से इतने पैसे वाले और इतने पहुंच वाले लोग जो चाहें तो राजेश सर को 1 सेकंड में
जेल पहुंचवा दें। अब ये लोग देखते के साथ आग बबूला हो जाते हैं और बोला हम उस टीचर से मिलना चाहते हैं जिसने ऐसा हमारे बच्चों के साथ किया, बुलाओ उसे अभी। सर अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो हमें करना होगा हम कर लेंगे अपने आप। नेहा के पिताजी वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। ये तुरंत वहाँ के एसएचओ को कॉल मिलाते हैं कि आप तुरंत आइए, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ और इस स्कूल में ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ एक टीचर ने इस तरह की बदतमीजी करी है। राजेश सर के आने के बाद उनके साथ बहुत गर्म माहौल हो चुका है और ऊपर से पुलिस आ जाती है। अब एक झूठ की वजह से देखो कितना बड़ा ड्रामा हो गया और राजेश सर को आज स्कूल से ही पुलिस ले जाती है पुलिस थाने। इनफैक्ट प्रिंसिपल साहब ही उनकी जमानत करवाते हैं 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि भाई पर्सनली वो जानते थे कि राजेश इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये नेहा और बाकी लड़कियों के पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप अपने बच्चों से पूछो, ये इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तीनों लड़कियों ने तो पूरा मन बना लिया था कि इस राजेश को तो ठिकाने लगवाना ही है। ये बहुत अकड़ दिखाता है ना हमेशा स्कूल में। अब ये बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्कूल में जहाँ राजेश सर रहा करते थे उस एरिया में और बाकी जगह जितनी भी जगह इनको सब जानते थे, जहाँ इनका इतना अच्छा नाम था राजेश सर का, वहाँ सब लोग इनके बारे में थू थू करने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि हम इतने गंदे इंसान के पास अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे थे। अब एक ऐसा टीचर जिसने सिर्फ बच्चों का भला चाहा और उसने जीवन में कभी पढ़ाने के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ ऐसा हो जाए तो वो इतनी बदनामी को और इतने मेंटल प्रेशर को, मेंटल ट्रॉमा को आप कह सकते हैं कि नहीं झेल पाते हैं और वो जीवन से हार मानकर अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड नोट पीछे छोड़ जाते हैं कि मैंने किसी भी बच्चे के साथ बुरा नहीं किया था, जो कुछ भी था मेरे बारे में ये गलत अफवाह उड़ाई गई और मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट कराई गई और जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। अब उनकी सुसाइड और उनके सुसाइड नोट वाली बात सब जगह फैल जाती है, चाहे उनके स्कूल में, चाहे उनके आस पड़ोस में। और अब सब लोग ये कहने लगे हैं, भाई ज़्यादातर लोग जो राजेश सर को जानते थे वो ये कहने लगे हैं कि बताओ इस आदमी के साथ कितना गलत हुआ। और कहीं कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसको इसकी करनी का फल मिल ही गया। अब स्कूल में जो बच्चे राजेश सर को बहुत मानते थे उनके मन में बहुत दुख है और उन्हें तो हालांकि पहले से पता था कि उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट हो रखी है, लेकिन क्या करे, कौन स्टूडेंट्स की सुनता है। और वहीं उन 6 लोगों के दिल में डर है अब कि हमारी एक गलती की वजह से एक इंसान की जान चली गई। पर करते क्या, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही अपने पेरेंट्स को ना ही प्रिंसिपल को, क्योंकि अगर अब बताएंगे तो हम उल्टा फंस जाएंगे। और इस कहानी की भयानक शुरुआत होती है यहाँ से। अभी भी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं और प्रिंसिपल साहब पर दबाव होने के कारण उन्हें एक फीमेल मैथ्स टीचर रखनी पड़ी इस सेक्शन के लिए। अब एक्स्ट्रा क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ देर तक बच्चे स्कूल में ही रुककर आपस में डाउट क्लियर्स वगैरह कर लेते थे। तो उस दौरान नेहा और उसकी फ्रेंड टॉयलेट करने के लिए जाते हैं वॉशरूम में और वॉशरूम से बाहर आते समय उस कॉरिडोर के एंड में वो कुछ ऐसा देखती है जो कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसको अपने जीवन में कभी अपनी आंखों से ऐसा देखना पड़ेगा। उसे ऊपर वाले फ्लोर से राजेश सर की लाश लटकती हुई दिखाई देती है। अब उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है क्या वो सच है। और उसके साथ जो उसकी सहेली है वो उससे पूछती है कि क्या तू भी वही देख रही है जो मैं देख रही हूँ। अब डर के मारे इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो इंसान मर चुका है उसे ये लोग अपने सामने लटकता हुआ देख रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। इनकी चीख बस निकलने ही वाली थी, तभी वो लटकती हुई लाश अपनी आँख खोलती है और इतनी दूर होने के बावजूद भी नेहा को ऐसा लगता है कि उसके कान के पास आकर बिल्कुल राजेश सर ने बोला है
कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एकदम से चीख पड़ती है और भागी भागी जाती है क्लास में। टीचर बैठी हुई हैं और चिल्लाते हुए देखकर बोलते, क्या हुआ, क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ बेटा। वो चिल्लाते हुए रोते हुए दोनों अपनी टीचर को पूरी बात बताते कि ऐसे ऐसे हमने सामने वहां कुछ देखा और वो राजेश सर थे। तो टीचर एक सेकंड भी ना सोचते हुए, और क्योंकि वो जानती हैं कि किस तरह के बच्चे हैं, बोला, लग रहा है तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा राजेश सर से, और तुम इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। उन्हें तो एक्सपायर हुए 1 हफ्ता हो चुका है। बोला, नहीं मैम मैंने देखा। मैम प्लीज आप मेरे साथ बाहर निकल के चलो मैम प्लीज। टीचर इतनी बोलने पर, चलो मैं देखती हूँ कहाँ राजेश सर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। टीचर जाती है कॉरिडोर के एंड में, कहीं कुछ ऐसा उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब नेहा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और साथ में उस लड़की की भी, जिसने इसके साथ मिलकर कंप्लेंट की थी कि उनका हैरेसमेंट किया था राजेश सर ने। अब नेहा, उसकी ये सहेली और उसके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ये हमेशा पीछे ही बैठा करते थे, सबसे लास्ट रो में। सबसे लास्ट रो के पीछे है एक बहुत बड़ी खिड़की, और उस खिड़की के पीछे से दिखता है स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन नेहा और उसकी फ्रेंड का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में है ही नहीं। पहले तो नॉर्मली होता ही नहीं था, लेकिन आज तो डर के मारे नहीं है कि हमने क्या देख लिया, और इन्हें अब डर था कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। अब नेहा को ऐसा लगता है कि पीछे वाली खिड़की से कोई झांक रहा है और कोई इसके कंधे पर हाथ रखता है खुली हुई खिड़की में से। वो पीछे मुड़कर देखती है और बहुत तेज चिल्लाती है दोबारा से। अब इस बार टीचर उसे डांटते हुए बोलती हैं कि लग रहा है तुम्हारा क्लास में मन नहीं है, तुम एक काम करो, नीचे जाकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में बैठ जाओ और वहाँ चाहे जितनी भी कहानियां मन में बनाती रहना, और उसे क्लास से बाहर कर देती हैं। अब इस समय उसका एटीट्यूड कहाँ दिखाई देगा, इस समय तो उसके दिल में डर बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो उसने देखा उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, और पीछे से जो हाथ आया, वही फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पीछे सिर्फ वॉल है और वॉल नीचे कुछ भी नहीं है, और वहां से कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है खुली हुई खिड़की में से, तो कैसा लगेगा। वो जाकर ग्राउंड में कोने पर स्टेयर्स पर बैठ जाती है, और बैठी बैठी राजेश सर के साथ उसने जो किया वो याद कर रही है। तभी उसे ऐसा लगता है कि बहुत तेज हवा का झोंका आया और उसके शरीर को अंदर से चीरता हुआ चला गया, और अब उसके बगल में बैठे दिखे उसे राजेश सर, और फिर से वही बात बोलते हुए कि तुमने बहुत गलत किया, अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब ये चीखती हुई भागती है टीचर्स रूम में, जहां सारी टीचर्स बैठा करती हैं, और चिल्लाती हुई वहां रूम के अंदर जाकर बेहोश हो जाती है। अब बाकी टीचर्स को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्लास में, क्यों इसको बाहर निकाला हुआ है। वो प्रिंसिपल साहब को बताते हैं और इसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है, और इसके पेरेंट्स इसे ले भी जाते हैं। अब घर जाकर इसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। इसे हर जगह सिर्फ राजेश सर ही दिखाई दे रहे थे, और ये दिन में कई कई बार चीख पड़ती थी, और बहुत बुरा हाल था इसका। और वहीं बाकी जो 2 लड़कियां थी उनके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। उनको भी राजेश सर कभी साथ बैठे हुए दिखाई देते थे, और कभी उनकी लाश लटकी हुई दिखाई देती थी पंखे से। अब पहले तो नेहा के घर वालों को भी ऐसा लगा कि ये स्कूल ना जाने का कोई बहाना बना रही है, लेकिन जब धीरे धीरे जो चीज़ें जो हैं और ज़्यादा भयानक और वर्ष होती चली गई, तब इसके पेरेंट्स को लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में इसके साथ ये सब हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से आती है लड़की, तो इसके पेरेंट्स सबसे पहले दिखाते हैं एक साइकेट्रिस्ट को कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने कहीं पढ़ाई का ज़्यादा दबाव ले लिया अपने ऊपर और उसकी वजह से उससे बचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो वहाँ पर जाकर पाया जाता कि बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद फिर से ये वैसे ही डरना शुरू कर देती है और बार बार अपने पेरेंट्स से जाके चिपक कर बोलते कि मुझे राजेश सर दिखाई दे रहे हैं। राजेश सर बार बार बोल रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया।
अब नेहा के घर वाले ये सब देख के उनके एक आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पास दिखाने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाकर गुरुजी जब ध्यान लगाकर देखते हैं तो बताते हैं कि आपकी लड़की ने और इसकी 2 सहेलियों ने मिलकर इसके टीचर के साथ, जिसका नाम राजेश था, बहुत गलत किया और उसी की वजह से उसकी जान भी चली गई और अब वो परेशान कर रहा है। और वो तो तुम लोग खुश नसीब हो कि वो सिर्फ इन्हें डरा रहा है, वरना इस तरह की अकाल मृत्यु वाली आत्माएं तो बहुत बुरा भी कर सकती हैं। अब सबसे पहले तो नेहा के पेरेंट्स इससे कबूल करवाते हैं कि सच बताओ क्या हुआ था, कहीं ये गुरुजी सही तो नहीं बोल रहे। तो नेहा सारी बातें सच उगल देती है कि जो भी क्लासरूम में हुआ उसकी वजह से हमने उनको सिर्फ सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था पापा, हमें नहीं पता था कि वो अपनी जान ले लेंगे। अब ये बहुत डांटते हैं अपनी बेटी को, पर एट लास्ट करें क्या, अपने बच्चे की चिंता तो है ही। और अब कैसे बता दें कि जो कुछ भी किया था, जो कंप्लेंट हुई, जो भी राजेश सर की बदनामी हुई और उनकी मौत हो गई, उसकी वजह ये लोग खुद थे, क्योंकि अब तो पुलिस केस उल्टा इनके ऊपर होना था। तो वो गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी हमारी बेटी को बचाने का कोई रास्ता बताओ, अब हम क्या करें, हम पछतावे में जो आप बोलोगे प्रायश्चित में हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये कैसे बोल दें कि हमारी वजह से राजेश जी की जान गई थी। तो गुरुजी कुछ उपाय बताते हैं और ये बोलते हैं कि तुम सबसे पहले तो स्कूल से नाम कटवा दो, क्योंकि उस स्कूल से राजेश की आत्मा जुड़ी हुई है। हो सकता है जब ये कुछ दिन वहां ना जाए तो शायद राजेश की आत्मा इनका यहां भी पीछा बंद कर दे। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये अनुमान है। अब वो लोग सारे उपाय करते हैं और नेहा और बाकी दोनों लड़कियों तक और उनके पेरेंट्स तक ये सारी बात पहुंचती है और वो स्कूल से नाम भी कटवा लेते हैं। पर बात यहां तक नहीं खत्म होने वाली थी, क्योंकि राजेश की आत्मा तो सिर्फ ये चाहती थी कि मरने के बाद भी कम से कम उसके ऊपर लगा बदनामी का दाग हट जाए। इसीलिए ही राजेश की आत्मा इन बच्चों को दिखाई दे भी रही थी। अब इन बच्चों के साथ जो भी हो रहा था वो तो अलग था, लेकिन स्कूल में अब ये बात फैल चुकी थी, भाई सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू या फिर बच्चों के थ्रू, कि राजेश सर की आत्मा इसी स्कूल में भटकती है। लेकिन टीचर्स ने इस बातों को रूमर्स बता करके, बेटा इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, उनकी डेथ जरूर हो गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग ऐसा कुछ मत सोचो। अब चाहे टीचर्स कहे बिल्कुल ही रही हैं ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी डर लगता था, और इस तरह की चीज़ों से डर लगना स्वाभाविक है भी। भाई भूत प्रेत आत्मा, जब इन शब्दों का नाम लिया जाता है, सिर्फ नाम लिया जाता है, तो ही लोग डर जाते हैं। और अगर आपको कोई कहे कि जहां आप काम करते हैं वहां कोई आत्मा भटक रही है, तो क्या हाल होगा किसी का। अब ये कहानी सिर्फ यहां तक नहीं थी, क्योंकि अभी तक राजेश सर की आत्मा को क्लीन चिट कहें तो क्लीन चिट नहीं मिली है, और उनके ऊपर लगा हुआ दाग जो है वो भी नहीं मिटा है। अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राजेश सर ने सही में उनके साथ गलत किया था, और जो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है, तो कई लोग तो मन ही मन ऐसा कहते थे कि देखा कितना बुरा इंसान था कि जीते जी सबको परेशान किया, मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। तो वहाँ जहाँ इन 3 लड़कियों के साथ जो भी हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन स्कूल के गार्ड्स ने भी कई बार क्लासेस ख़त्म होने के बाद ऐसा देखा कि सेकंड फ्लोर पर जहां राजेश सर ने अपनी आखिरी क्लास ली थी, उसी कॉरिडोर में कई बार राजेश सर को उन्होंने देखा, और वो उनका चलने का स्टाइल कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो अपना पैर रगड़ के चला करते थे, और जिस से उनका आई कांटेक्ट हुआ, मतलब जिसने उनको देखा, उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। अब आप ये उनके देखने की वजह से कह लो या फिर डर के मारे कह लो, लेकिन स्कूल में बहुत ही भयानक माहौल था। अब जहां कुछ बच्चे डरते थे, वहीं कुछ बच्चों में ये था कि अच्छा अगर राजेश सर की आत्मा दिखाई देती है तो आज हम देखेंगे
क्लास ख़त्म होने के बाद रुक जाएंगे, हम फिर देखते हैं। तो ऐसा ही एक लड़की करती है। ये लड़की 9th क्लास की है और आप कह लो कि नेहा की आप इसे कॉपी कह सकते हो, लेकिन बस ये सिर्फ घमंडी नहीं थी। मतलब सारी शरारतों में इसका नाम आता ही आता था और बहुत ज़्यादा होता नहीं शैतान बच्चे, तो उन शैतान बच्चों में ये लड़की आती है। इसका नाम रख लेते हैं प्रिया। अब प्रिया ठान लेती है कि आज दोपहर को क्लास ख़त्म होने के बाद मैं टॉयलेट में रुक जाऊंगी और फिर देखती हूँ कि क्या सही में राजेश सर की आत्मा स्कूल ख़त्म होने के बाद ऊपर वाले कॉरिडोर में भटकती भी है या फिर वैसे ही झूठ बोलते हैं सब। अब पूरा स्कूल खाली हो चुका है। स्कूल के अंदर सिर्फ प्रिया बिल्कुल अकेली है। अब वॉशरूम से बाहर आकर वो 2nd फ्लोर के उसी कॉरिडोर के एंड में जाकर बैठ जाती है जिस जगह के बारे में यह अफवाह है कि यहाँ पर राजेश सर हमेशा दिखाई देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही उसे जूता घसीट के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि राजेश सर इनकी क्लास में कभी पढ़ाने नहीं आए थे तो ये इतना वाकिफ नहीं थी उनके चलने की आवाज़ से, मतलब इतनी फैमिलियर नहीं थी उनसे। मैं देखा तो था ही स्कूल में, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई गार्ड तो नहीं आ गया। अब ये भागकर एक क्लासरूम में छुप जाती है। लाइट्स तो पहले से ही ऑफ थी रूम की, सिर्फ खिड़की से ही थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। अब जाकर वो कोने वाली सीट के बिल्कुल एकदम पीछे छुप जाती है। इसे लगा कहीं गार्ड अंकल ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। और थोड़ी देर बाद जब ये क्लास से झांक कर देखती है गेट खोलकर कि गार्ड अंकल गए या नहीं, तभी ये वो देखती है जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसे यकीन था ही नहीं कि ये सच है। उसे भी 3rd फ्लोर की रेलिंग से 2nd फ्लोर के कॉरिडोर पर लटकती हुई एक लाश दिखाई देती है, फांसी लगाकर लटकी हुई एक लाश। और वो लाश थी राजेश सर की। जैसे ही इसकी आंखें पहुंचती हैं उनके चेहरे पर तो एकदम से उस लाश की आंखें खुलती हैं और ये देखते ही बहुत जोर से वो वहीं खड़े खड़े चिल्लाने लगती है और सिर्फ चीख रही है और रो रही है और कुछ नहीं बोल रही है। अब गार्ड्स अंदर से लड़की की आवाज़ सुनते के साथ एकदम डर जाते कि अंदर कौन बच्चा है, भागे भागे आते हैं। और प्रिया कुछ ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसे दौरा पड़ा हुआ है और वो सिर्फ सामने की तरफ, ऊपर की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ रो रही है और बार बार चीख रही है, बहुत बुरी तरीके से चीख रही है। अब लड़की की हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उसके घर वालों को कॉल करते हैं। घर वाले आकर लड़की को ले जाते हैं और आज के बाद स्कूल में इतना ज़्यादा अफवाह फैल चुकी है, अफवाह क्या, ये बात सच तो थी ही कि राजेश सर की आत्मा स्कूल में सबको परेशान कर रही है। दरअसल राजेश सर की जो आत्मा है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाई देती थी जो शैतानी किया करते थे, जिनको ऐसा लगता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं होते हैं। अब ये जो वारदात है ये सैटरडे की है। 3-4 दिन उस लड़की की हालत बहुत ख़राब रही और भाई ये बातें कहाँ छुपती हैं किसी से। अब पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है। प्रिया 3-4 दिन बाद जब आती है तो भी बहुत डरते डरते स्कूल आती है और जब उसके मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं लाइव कि क्या क्या देखा उसने, तो बहुत सारे बच्चे जो डर गए थे ज़्यादा वो छुट्टी करने लगे, बहुत ज़्यादा ही छुट्टी करने लगे। मतलब आप सोच लो कि स्कूल में 40% बच्चे छुट्टी करने लग रहे हैं। और जब उनके पेरेंट्स तक ये बात पता चली सबको, भाई 1-2 बार बच्चे छुट्टी करते हैं तो कहीं किसी को पता चलता है कि बच्चे छुट्टी क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे रेगुलरली छुट्टी करने लगे तो पेरेंट्स तक बात पहुंची और पेरेंट्स पहुंचे प्रिंसिपल साहब तक कि अगर ऐसा है कुछ, पहले तो ज़्यादातर लोग इन बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब पीछे की सारी बातें गार्ड से पता चलती हैं या फिर और लोगों से पता चलती हैं और इन्हें पता चलता है नेहा के बारे में, तो सब प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करें, नहीं तो हम सब अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लेंगे। अभी पैसे वाले लोग हैं, इन्हें कहाँ ही फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ी बहुत पैसे देके दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन करा लेंगे बच्चों का। अब प्रिंसिपल साहब को भाई ये सिचुएशन संभालनी तो थी, तो बोलते हैं अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ,
लेकिन चलिए आप सब लोगों के कहने पे एक काम करते हैं, मैं एक आध्यात्मिक गुरु को बुलाकर यहाँ पर स्कूल में एक पूजा रखवा लेते हैं। और जिस आध्यात्मिक गुरु को प्रिंसिपल साहब कॉल करते हैं, किस्मत से ये वही गुरुजी निकलते हैं जिन्होंने नेहा और उन बाकी 2 लड़कियों के लिए उपाय बताए थे। अब पूजा से पहले एक दिन उन्हें स्कूल में बुलाया जाता है। अब बुलाकर गुरुजी पूरे स्कूल में घूमते हैं और उस सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर के बारे में उन्हें पूरी बात पता चलती है। गार्ड्स बताते हैं कि साहब हमने ऐसे ऐसे राजेश सर को तो कई बार हमने भी देखा है। अब प्रिंसिपल साहब चाहे कितना इन बातों से मुकर लें, लेकिन उनके मन को भी कहीं कहीं डर तो लग ही रहा था। अब थोड़ी बहुत देर बाद गुरुजी कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये बात सच है, इस स्कूल में एक अकाल मृत्यु वाली आत्मा भटक रही है और वो इसी स्कूल के टीचर थे और मुझे इस सारी कहानी का पता है पहले से ही। तो प्रिंसिपल साहब पूछते हैं गुरुजी आपको कैसे पता? बोला आपके ही स्कूल की एक स्टूडेंट है या थी कह सकते हो, नेहा नाम की एक लड़की थी जिसके साथ ये सब हुआ था। उसके पेरेंट्स आए थे मेरे पास और मैंने उन्हें भी उपाय बताया था कि आप ऐसा ऐसा करो। तो अब तक तो वो बच्चे कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बात यहाँ रुकने वाली है नहीं। अब ये बात सुनकर प्रिंसिपल साहब के तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी आप बताइए फिर क्या करें, ताकि चाहे नेहा है या फिर और स्कूल के बाकी बच्चे हैं, हमारा दायित्व सबके लिए बराबर है और ऐसे तो मेरे स्कूल का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो काम करवा लो और उस पूजा के दौरान नेहा और उन 2 लड़कियों के परिवार को भी बुलाना और स्कूल के सारे बच्चों को उनके फैमिली के साथ बुलाना, ग्राउंड में पूजा रखवाना और उस दौरान इस बात का हल हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। और वैसे भी इस आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और बाकी देखते हैं पूजा वाले दिन क्या होता है। एक बढ़िया सा मुहूर्त रख के 1-2 दिन में ही पूजा रख ली जाती है और जब तक कर दी जाती है स्कूल की छुट्टी और सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, चाहे जिसको पता था इस बारे में या फिर नहीं पता था, उनको सरस्वती पूजा के नाम पर बुला लिया जाता है एक दिन। अब पूजा के दौरान जैसे जैसे गुरुजी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं तो वहीं बैठी जो नेहा है वो ऐसे रिएक्ट करने लग गई है जैसे उसे एक दौरा आने लगा है। उसके पेरेंट्स और बाकी सब लोग उसकी तरफ जाते हैं तो गुरुजी मना कर देते हैं कि एक काम करो, इसे ऐसे ही रहने दो, अब ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी को राजेश सर की आत्मा साक्षात दिखाई दे रही थी और वो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि राजेश जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इन बच्चों की तरफ से और सबकी तरफ से कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आप सबको माफ़ कर दें और जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। बताइए आप चाहते क्या हैं, लेकिन इस बच्चों को छोड़ दो, इन बच्चों के साथ आप इनके साथ इतना ज़्यादा मत करो। आप जानते हैं बच्चे हैं, आपके ही स्टूडेंट्स हैं, इन्हें क्षमा करो। अगले ही मिनट नेहा एकदम से नॉर्मल होकर, भाई इतना जिसके साथ जिसने भी झेला है उसके साथ पता नहीं क्या हुआ था, राजेश सर की आत्मा ऐसा कर रही थी या फिर वो झेल नहीं पाई या उसे बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे थे राजेश सर, वो बेहोश हो जाती है। और अगले ही सेकंड गुरुजी एक अलग आवाज में बोलने लग जाते हैं, आंखें बंद, और सिर्फ बोल रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत किया इस स्कूल ने, इन बच्चों ने, और मैं उस किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उस किसी भी बच्चे को माफ नहीं करूंगा जो इस तरह की हरकत करेंगे। और मेरी जो बदनामी हुई वो आज तक भी वैसी ही है, मेरे ऊपर लगा हुआ दाग अभी तक मिटा नहीं है। पूछो इन बच्चों से सबके सामने क्या मैंने कुछ किया था? इन्होंने मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट कराई, मेरी इतनी बदनामी हुई और मुझे उसकी वजह से अपनी जान भी देनी पड़ी। और रही बात उस दूसरी लड़की की, तो जो भी बच्चा स्कूल के नियमों को तोड़ेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये सब देखकर जितने भी लोग वहां पास में बैठे हुए हैं उन सबके एकदम हालत खराब हो रखी, सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो क्या सुन रहे हैं? वो आए थे सरस्वती पूजा के नाम पर, और जिन लोगों को पता था उन लोगों की भी हालत खराब हो रखी है कि हो क्या रहा है।
तभी गुरुजी आंख खोलते हैं और नेहा और बाकी दोनों लड़कियों से बोलते हैं कि तुम कबूल करो कि तुमने गलत किया था, तुमने झूठ बोला था उस दिन, तभी राजेश सर तुम्हें माफ़ करेंगे। तो ये सॉरी बोलते हुए और उसके घर वाले हाथ जोड़ते हुए कि अगर राजेश सर आप कहीं भी हमें सुन रहे हैं तो हमें माफ़ कर दें, हमारे बच्चों को माफ़ कर दें। और हम बाद में बहुत पछतावा किया, लेकिन हम करते क्या, उसके बाद अगर हम कबूल करते तो उल्टा हम फंस जाते। तो बहुत माफ़ी मांगते हैं वो सबके सामने कि आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, जो भी हमारा प्रायश्चित होगा हम वो करेंगे, बस हमें माफ़ कर दो और हमारे बच्चों को माफ़ कर दो। अब वहाँ बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा वो लोग अपने सामने देख रहे हैं। अब शायद इसी बात का इंतज़ार था राजेश सर की आत्मा को। भाई उन्हें मुक्ति शायद इसीलिए नहीं मिल पा रही थी अब तक, क्योंकि इस बदनामी के दाग के साथ वो जी तो पाए नहीं, लेकिन ठीक से मर भी नहीं पाए और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी अब तक। और थोड़ी ही देर बाद, मतलब 1-2 मिनट बाद ही गुरुजी सबसे कहते हैं कि अब राजेश सर की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब से वो किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। अब ये बात सच थी या फिर गुरुजी ने सिर्फ सबका मन रखने के लिए कह दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से ना ही नेहा के परिवार को, ना ही और किसी बच्चे को कभी भी राजेश सर ना ही दिखाई दिए और ना ही कभी राजेश सर की प्रेजेंस फील हुई। नेहा के परिवार वालों ने राजेश सर के परिवार की बहुत हेल्प की, फाइनेंशियली भी, और हर तरीके से हर जगह उनकी मदद करी, क्योंकि ये उनका एक तरीके से सोच लीजिए कि वो प्रायश्चित था। लेकिन जो स्कूल के गार्ड्स हैं उनका आज भी ये कहना है कि शाम को कई बार हमने राजेश सर की आत्मा को, या कहें कि राजेश सर को, 2nd फ्लोर पर टहलते हुए देखा है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो सिर्फ वो गार्ड्स ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के हिसाब से तो राजेश सर की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये बात पता चल गई है कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाई देते हैं या फिर परेशान करते हैं जो स्कूल के नियमों को नहीं मानते और बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा। देखिए बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे ही, लेकिन एक लिमिट से बाहर जाकर तो उन्हें ही सिर्फ राजेश सर की आत्मा दिखाई देगी और परेशान करेगी। तो उस दिन के बाद से उस स्कूल का हर एक बच्चा इतना सुधर गया, जब तक उस स्कूल के पूरा का पूरा बैच खाली नहीं हो गया वहाँ से, मतलब जो बच्चे 5th 6th में थे और वो सब 12th पास नहीं कर गए, जब तक ये कहानी, जब तक ये वाकया इस स्कूल में बहुत फेमस रहा। और आज भी अगर पुराने टीचर से पूछा जाए तो वो इस बात को कभी नहीं भूले हैं। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची और डरावनी खौफनाक कहानी है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।